चलो बच्चों, हमारा चल रहा था टॉपिक संसद की शक्तियाँ। पिछले वीडियो में संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में देख रहे थे। तो हम देखेंगे संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है और संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख अगर लिखित रूपों में किया जा सकता है तो जो पहला है वह है विधायी शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ? विधायी शक्तियाँ। तो ये शक्तियाँ हैं बच्चों, कानून। ये शक्तियाँ का मतलब होता है संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। संसद के द्वारा क्या बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है। तो संसद का सबसे प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। देखिए, 3 सूचियाँ हैं, एक तो संघीय सूची है, एक समवर्ती सूची है, एक राज्य सूची है। एक वो 3 सूचियाँ हैं और तीनों सूचियों में अलग अलग विषयों को डिवाइड किया गया है। तो और देखिए बच्चों, एक तो है संघीय सूची, संघ सूची, एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और एक है राज्य सूची, राज्य सूची। तो संघीय सूची और समवर्ती सूची में संसद कानून बना सकती है, तो संसद को अधिकार है बच्चों। तो ये जो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें अलग अलग विषय हैं और अलग अलग विषयों पर संसद के द्वारा, देखिए, संघीय सूची और समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किनका है? इसका संसद को है। राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकते हैं। तो देखिए, संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों की दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना और संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची, यानी कि संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यानी कि संसद को एक तो संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। यद्यपि देखिए बच्चों, हम देखेंगे ये जो सूचियां हैं, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और इनमें सब में अलग अलग विषय हैं कानून बनाने के, और एक है तो समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं और तीनों में अलग अलग कानून विषय हैं। इनमें तीनों में अलग अलग विषय हैं बच्चों। अगर संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, यानी संसदीय संघ सूची का जो विषय है इसमें केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार ही कानून बना सकती है बच्चों, राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य विधानमंडल राज्य सरकार, केंद्र व राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये 3 सूचियां हैं, तीनों सूची में अलग अलग विषय हैं, तीनों पे अलग अलग अधिकार हैं। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची में केंद्र सरकार को, राज्य सूची में
राज्य सरकार को असमवर्ती सूची के जो विषय हैं उनमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों कि संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है यद्यपि ये विधेयक सकते हैं इसकी संसद की यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। किंतु इन दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में यदि पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे, यानी कि राज्य सरकार राज्य विधानमंडल ने भी कानून बना दिया और केंद्र सरकार संघीय संसद ने भी कानून बना दिया, अगर दोनों में टकराव हो जाता है तो जो संघीय संसद के द्वारा जो कानून बना गया है वही क्या होगा, मान्य होगा। वही मान्य होगा बच्चों, यही मान्य होगा। यानी कि संसद अगर दोनों में पारस्परिक विरोध की स्थिति हो जाती है तो संघीय संसद के द्वारा ही कानून मान्य होंगे। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है, यानी कि संसद के द्वारा अवशिष्ट जो विषय हैं उनको पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो ये संसद की विधायिक शक्तियाँ हो चुकी है बच्चों। आगे हम देखेंगे संविधान संशोधन की शक्ति भी संसद के पास है। संविधान संशोधन की शक्ति अब है दूसरी जो शक्ति है संसद के पास संविधान संशोधन की। अगर संसद चाहे तो संविधान में भी संशोधन कर सकती है। तो देखेंगे संविधान संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य विधानमंडल में नहीं। यानी कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है। संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही संविधान का संशोधन का कार्य किया जाता है। और संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि हम या तो सामान्य बहुमत से या पृथक यानी लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में 2/3 बहुमत से परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्था ऐसी हैं, संविधान की कुछ ही व्यवस्था ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि देखिए भैया कि संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है और या तो सामान्य बहुमत से कर सकती है या फिर 2/3 बहुमत से पृथक राज्यसभा और लोकसभा में तो कर सकती है। संविधान की कुछ व्यवस्था ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब है वित्तीय शक्तियाँ। अब कौन सी शक्तियाँ? वित्तीय शक्तियाँ। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते अब संसद को एक वित्तीय शक्ति भी प्राप्त है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्तीय पर पूर्ण अधिकार है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तावित बजट यानी राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा प्रस्तावित यानी प्रतिवर्ष कब फरवरी में यानी जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तावित बजट यानी कब बजट पेश किया जाता है? फरवरी में। राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जब तक संसद यानी लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए
उस समय तक IVA से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ये भी इसको प्राप्त है अधिकार। अब देखेंगे नेक्स्ट है तो वित्तीय शक्तियों के बारे में चल रहा था कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्तीय पूर्णाधिकार प्राप्त है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तावित बजट यानी फरवरी में बजट पेश किया जाता है बच्चों। राष्ट्रीय IVA का लेखा जब तक संसद यानी लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक IVA से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो ये तो लोकसभा में रखा जाता है बच्चों। अब नेक्स्ट है और चल रही है, अब ये होगी प्रशासनिक शक्तियाँ। तो हमने विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ लिया, संसद की संशोधन शक्ति के बारे में पढ़ लिया, वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो तीसरी जो शक्ति है संसद की वो प्रशासनिक शक्ति। कौन सी शक्ति? प्रशासनिक शक्ति। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, संसद, संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, संसद, व्यवहार में लोकसभा, व्यवहार में क्या है? लोकसभा। मंत्रिमंडल यानी कि संसद, व्यवहार में क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो कि भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल यानी संसद यानी कि लोकसभा में लोकसभा, व्यवहार में क्या कहते हैं? लोकसभा। मंत्रिमंडल संसद, इसको व्यवहार में क्या कहते हैं? लोकसभा। मंत्रिमंडल संसद, इसको व्यवहार में क्या कहते हैं? लोकसभा। व्यवहार में क्या कहते हैं? इसको लोकसभा कहते हैं। तो ये लोकसभा है मंत्रिमंडल संसद के प्रति, यानी कि मंत्रिमंडल किसके प्रति? संसद के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। क्या होता है? उत्तरदायी। जैसे कि मान लीजिए कोई मंत्री का कोई भी कानून है, अगर उस पर बहुमत हासिल नहीं किया गया है तो वो लोकसभा भंग हो जाएगी फिर। तो ये मंत्रिमंडल यानी संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। यानी कि कानून व्यवस्था के प्रति जो मंत्रिमंडल जो संसद होती है बच्चों, वो व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। विश्वास का मतलब होता है बच्चों कि उनको बहुमत प्राप्त हो, उनको बहुमत प्राप्त हो। यानी कि बहुमत से ही सरकार का निर्माण होता है। जिसके ज़्यादा सांसद जीत के आएंगे वही तो सरकार बनाएंगे। यदि सरकार उनको बहुमत ही नहीं है तो फिर लोकसभा में विश्वास ही नहीं है। विश्वास का मतलब होता है बहुमत प्राप्त हो। विश्वास का मतलब होता है बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद के अनेक प्रकार के कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर क्या रख सकती है? नियंत्रण रख सकती है। और कार्यपालिका मैंने आपको बता ही दिया, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका होती है, परंतु यहाँ तो अस्थायी कार्यपालिका ही पर संसद के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है और अस्थायी कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। अब निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, संसद की और भी शक्तियाँ हैं, तो वह निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ क्या क्या शक्तियाँ हैं देखिए। अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल के अंग हैं। यानी कि अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधित शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद
66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब संसद के जो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही इसका चुनाव होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विधायक शक्तियाँ, विधिक शक्तियाँ, कानून निर्माण की शक्तियाँ। तो क्या क्या शक्तियाँ हैं? तो उपयुक्त के अतिरिक्त संसद को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। तो पहली शक्ति है बच्चों, क शक्ति कौन सी है? संसद को दोनों सदन संविधान के द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। यानी कि एक और शक्ति है कानूनी शक्ति। इसको यानी कि संसद को विधिक यानी कानूनी शक्तियाँ जो प्राप्त हैं, विधिक शक्ति यानी कि कानूनी शक्ति प्राप्त हैं। कानूनी शक्ति कौन कौन सी कानूनी शक्तियाँ जो वो कि इसका उपयोग करने से शासन मिल सकता है। तो जो कानूनी शक्तियाँ प्राप्त हैं बच्चों, वह है संसद के दोनों सदन संविधान के द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा व राज्यसभा संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा संविधान के द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पद से हटा सकती है, पदच्युत कर सकती है, पद से हटा सकती है। देखिए, यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है या राष्ट्रपति ऐसा कार्य कर देता है जिससे कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो संसद के दोनों सदन संविधान के द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पद से हटा सकती है। इतनी शक्ति प्राप्त है, पदच्युत कर सकती है। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। और इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और उसे पद से हटा सकते हैं। इसी प्रकार दोनों सदन सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अक्षमता या दुराचरण के आधार पर उसको भी पद से हटाने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। और इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में कितना 2/3 प्रत्येक सदन में इस प्रकार का जो प्रस्ताव होता है बच्चों, जो इस प्रकार के जो प्रस्ताव किए जाते हैं, जो प्रत्येक सदन में 2/3 यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के द्वारा ही पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए इसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? राज्यसभा से होगी। और राज्यसभा से पारित प्रस्ताव 2/3 बहुमत से और फिर लोकसभा उसको अनुमोदित करती है, तब जाके उपराष्ट्रपति हटता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए तो ये होती है। नेक्स्ट जो विधिक शक्ति प्राप्त है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है।
यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा तभी आपातकाल या घोषित किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्तापातकाल, आपातकाल 352, 356, 360 ये जो है ये शक्तियाँ हैं, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की, यानी कि संकटकालीन घोषणा करने से पहले राष्ट्रपति इन दोनों संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन आवश्यक है, यानी कि राष्ट्रपति तभी संकटकालीन घोषित कर सकता है जब दोनों सदन का अनुमोदन हो जाए, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों घोषणा कर दी तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है तथा इसके बाद भी यदि इसे बढ़ाने की आवश्यक हो तो ये 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है, यानी कि एक बार में 6 माह तक संकटकालीन राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और इसके बाद यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होगी, तब जाके ये बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आगे देखते हैं लोकसभा की शक्तियां और अधिकार। ठीक 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 लोकसभा थोड़ी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आगे विधायक शक्तियों की, निर्वाचन संबंधी शक्तियों की, और अब आगे पढ़ते हैं संशोधन संबंधी हो गई सही, और निर्वाचन मंडल की भूमिका, राज्यसभा की कार्य शक्तियाँ पढ़ लिया पढ़ने। अब चल रहा है हमारा कार्यपालिका संबंधित राष्ट्रपति। ये राज्यसभा की कार्य शक्तियाँ तो पढ़ ही रहे हैं, तो संसद की चल रही है अभी। संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है सही संसद को, वित्तीय शक्तियाँ पढ़ लिया अपने। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी प्रशासनिक शक्तियों के बारे में पढ़ लिया, निर्वाचन संबंधी शक्तियों के बारे में पढ़ लिया हमने, और विधायक शक्तियों के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में अब पढ़ेंगे हम लोकसभा की शक्तियाँ और अधिकार और कार्य। तो हमने संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियों और कार्य। यहाँ तो आपने इधर पढ़ ही लिया, अब चल रहे हैं अब लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य अथवा अधिकार। तो ये अब बच्चों नेक्स्ट है लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य। हमने संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ लिया और अब पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियाँ अथवा अधिकार और कार्य। तो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।